देखिए बच्चों, कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र का पूरा पेपर आपका प्रश्न बैंक से निकल करके आएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो, लोक शिक्षण संचालनालय प्रश्न बैंक है ना, प्रश्न बैंक 2021-2022, ठीक है। पूरा पेपर आपका इससे निकल करके आना है। प्रश्न बैंक कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। एमपी बोर्ड, मध्य प्रदेश राज्य के सारे बच्चे कान खोल करके यहाँ पर सुन लेंगे। मध्य प्रदेश राज्य ने जो विमर्श पोर्टल की जो वेबसाइट है उस पर जो प्रश्न बैंक अपलोड किया है, लोक शिक्षण संचालनालय विमर्श पोर्टल के द्वारा जारी जो प्रश्न बैंक है, इससे आपका पूरा पेपर निकल करके आएगा। और मार्केट में इसकी गाइड आ चुकी है ना, प्रश्न बैंक की। आप देख सकते हो जीबीआई कंपनी की यहाँ पर आपकी गाइड है। इस प्रश्न बैंक को यहाँ पर हम पूरा का पूरा रटेंगे। इस प्रश्न को हम पूरा का पूरा यहाँ पर हम सोल्व करने वाले हैं। यहां पर आप देखिए, हम शुरुआत से पढ़ेंगे बिल्कुल। तो सबसे पहले आप देख सकते हो अर्थशास्त्र कक्षा 12वीं का अध्याय 1 व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय। हम यहां पर अध्याय 1 यहां पर चालू कर रहे हैं। अध्याय 1 का नाम यहां पर हमारा है व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव वगैरह हम लास्ट में पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव का आंसर आपको प्रश्न बैंक में मिल जाएंगे। हम यहाँ पर मेन चीज़ यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो इस अध्याय से आपका क्या आने वाला है। इस अध्याय से आपका एक प्रश्न 3 नंबर वाला यहाँ पर आपका एक प्रश्न यहाँ पर आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, और 2 नंबर वाले भी इसके प्रश्न आएंगे। तो ऐसे प्रश्न जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर हम इन प्रश्नों को यहाँ पर याद करने वाले हैं। पेपर में प्रश्न आपके आना ही आना है। इन प्रश्नों को यहाँ पर हम रट लेंगे, इन प्रश्नों को यहाँ पर हम खत्म कर देंगे, ठीक है, क्योंकि पेपर में यह आना ही आना है। इसलिए इन प्रश्नों को यहाँ पर हम अर्थ खत्म कर देंगे याद करके, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न, ऐसे प्रश्न जो कि प्रश्न बैंक के माध्यम से जारी किए गए हैं और परीक्षा में आने की जिनकी संभावना बहुत ज़्यादा होती है, उन प्रश्नों को यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हल करने वाले हैं, समझने वाले हैं। और इन प्रश्नों को आपको इस प्रकार से कान खोल करके सुनना है, समझना है कि आपको यहीं पर पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको याद हो जाए। तो पहला प्रश्न यहाँ पर आपका है, अर्थशास्त्र से क्या आशय है। अगर आपने इस प्रश्न बैंक को रट लिए तो इस प्रश्न बैंक को याद करने के बाद आप 12वीं क्लास में 90 से ऊपर परसेंट बना लोगे और शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा 25,000 रुपये की राशि आपको नगद मिलेगी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। पहला प्रश्न आपका है, अर्थशास्त्र से क्या आशय है। अर्थशास्त्र क्या होता है, अर्थशास्त्र से क्या आशय होता है। तो देखिए, अंग्रेजी भाषा में माइक्रो शब्द का अर्थ है छोटा या सूक्ष्म। अंग्रेजी भाषा में माइक्रो शब्द किसको बोलते हैं, अंग्रेजी भाषा में माइक्रो शब्द हम कहते हैं छोटे या सूक्ष्म को। छोटे को भी माइक्रो कहते हैं और सूक्ष्म को भी माइक्रो कहते हैं। सूक्ष्म व्यष्टि अर्थशास्त्र या सूक्ष्म अर्थशास्त्र विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें अर्थशास्त्र के छोटे छोटे भागों या विशिष्ट इकाइयों का अध्ययन करते हैं। अर्थशास्त्र की ऐसी शाखा जिसमें अपन अर्थशास्त्र के छोटे छोटे भाग, अर्थशास्त्र के अंदर कई सारे भाग होते हैं, है ना, जैसे कि जीडीपी हो गया, सकल घरेलू उत्पाद हो गया, कई सारे भागों को अपन करते अध्ययन करते हैं, है ना, जिसमें हम अर्थशास्त्र के छोटे छोटे भागों का अध्ययन करते हैं, अर्थशास्त्र कहलाता है। एक फर्म का अध्ययन कर रहा है, एक उद्योग का अध्ययन कर रहा है, एक व्यक्ति का अध्ययन कर रहा है, ये सब व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। जो कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अंग का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। अपन अर्थशास्त्र में छोटे छोटे भागों का अपन अध्ययन करते हैं जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अंग का प्रतिनिधित्व करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र को अन्य नामों से भी पुकारा जाता है। जो हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है उस व्यष्टि अर्थशास्त्र को अन्य नामों से भी पुकारा जाता है, जैसे कीमत का सिद्धांत। व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम कीमत का सिद्धांत कहते हैं, मूल्य का सिद्धांत, कीमत तथा उत्पादन का सिद्धांत तथा सामान्य अर्थशास्त्र। ये सब नाम किसके होते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र के आपके क्या होते हैं, नाम आपके यहाँ पर ये होते हैं। किसके नाम होते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र के ये नाम होते हैं। बन जाएगा आपसे ये। चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न यहाँ पर हम देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा क्या है, देखिए ना, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है, आप यहाँ पर देख सकते हो। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या है, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र कीमत तंत्र है, समझाइए। आईएमपी है, रट लो भैया, समझ में आया तो समझो, नहीं आया तो फिर रट लो, लेकिन इनको याद करो, पेपर में जो आना ही आना, ठीक है ना। अगले महीने से पेपर है आप लोग के, 18 तारीख से टाइम टेबल तो आ चुका है ना, ठीक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य कीमत यंत्र है, समझाइए। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र क्या है, कीमत यंत्र है, कैसे, समझाइए। आपका प्रश्न है व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र क्या कीमत तंत्र है, समझाइए। तो देखिए यहां पर समझना, कीमत तंत्र, कीमत का जो तंत्र होता है, कोई वस्तु महंगी हो रही तो क्यों हो रही, कोई वस्तु के रेट गिर रहा है तो क्यों गिर रहा है, आलू कभी महंगा बिकता कभी सस्ता बिकता, कारण क्या है। कीमत का जो तंत्र होता है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्या है, मुख्य यंत्र है।
कीमत तंत्र, जो व्यक्ति कीमत तंत्र समझेगा, मांग पूर्ति का नियम, ठीक है, मांग और पूर्ति, मांग और पूर्ति, मांग का मतलब क्या होता है, डिमांड, और पूर्ति का मतलब होता है जैसे कि तुम ढोल बजाते हो, अगर मान चलो कि गांव में अगर बजाने वाले ना रहे, है ना, मान चलो कि पांच लोग के यहाँ बैंड बजाने वाले की जरूरत है, कितने लोग के यहाँ जरूरत है बैंड बजाने वाले की, 5 लोग चाहते हैं कि हम अपनी शादी में बैंड बाजा बजवाएं, ठीक है, तो मांग है बैंड है ना, लेकिन बजाने वाले 2 ही है, बजाने वाले कितने हैं, 2 है, और है ना, मतलब कि खाने वाले 5 हो गए, है ना, और खाने वाले कितने हो गए, 5 हो गए, और खिलाने, कुल मिलाकर के देखो, मतलब कि लोग मांग रहे आलू, कि हमको आलू चाहिए, हमको क्या चाहिए, आलू चाहिए, हमको चाहिए क्या, आलू, लेकिन बाजार में आलू है कि नहीं, बाजार में आलू है क्या, नहीं है, अब आलू कम पड़ गए तो ऑटोमेटिक उस आलू के रेट बढ़ जाएंगे, और अगर मार्केट में अगर आलू बहुत अधिक मात्रा में हो गया, है ना, और उसकी मांग नहीं है, तो आलू के रेट क्या जाएंगे, घट जाएंगे, ये मांग और पूर्ति का नियम बोलते हैं ना। व्यष्टि अर्थशास्त्र को मूल्य सिद्धांत भी कहा जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र को अपन क्या कहते हैं, मूल्य सिद्धांत, व्यष्टि अर्थशास्त्र के माध्यम से अपन किसी भी वस्तु का मूल्य तय करते हैं, इसमें मांग और पूर्ति के द्वारा विभिन्न वस्तुओं के व्यक्तिगत मूल्य निर्धारित करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है, मांग और पूर्ति के द्वारा, किसके द्वारा, मांग के द्वारा और पूर्ति के द्वारा विभिन्न वस्तुओं के व्यक्तिगत मूल्य निर्धारित किए जाते हैं। जो कई प्रकार की जो वस्तुएं होती है, विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं होती है, उन वस्तुओं के मूल्य, मतलब उन वस्तुओं के जो रेट होते हैं वो निर्धारित किए जाते हैं, उन वस्तुओं के रेट डिसाइड किए जाते हैं। इस संबंध में मांग एवं पूर्ति की घटनाओं का भी अध्ययन करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में अपन किसका अध्ययन करते हैं, मांग और पूर्ति की जो घटनाएं होती है, मांग और पूर्ति की घटनाएं का भी अपन अध्ययन करते हैं। समझ में आया? अगर मांग ज़्यादा है, बहुत लोग मांग रहे हैं, है ना, और पूर्ति नहीं हो पा रही, तो रेट क्या होंगे, क्या होंगे, रेट बढ़ जाएंगे, है ना। और कोई मांग ही नहीं रहा तुम्हारा आलू, और ढेर भर के तुमने पूर्ति कर दी है, सस्ते हो जाएंगे। समझ में आया ना? तो मांग और पूर्ति का सिद्धांत है ना, तो ये जो कीमत का जो तंत्र होता है, ये व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक क्या होता है, यंत्र होता है। आप अगर कीमत तंत्र को समझ जाओगे तो समझ लीजिए कि आपने व्यष्टि अर्थशास्त्र को आपने समझ लिया। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हो, अगला प्रश्न आपका क्या है, देखो अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अर्थव्यवस्था का अर्थ समझाइए। प्रश्न यहाँ पर क्या बोल रहा है आपका, प्रश्न आपका यहाँ पर कह रहा है अर्थव्यवस्था का अर्थ समझाइए। अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है, आपको यहाँ पर ये समझाना है। आपको यहाँ पर क्या समझाना है, आपको यहाँ पर समझाना है कि अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है, अर्थव्यवस्था का अर्थ समझाइए। किसका अर्थ, अर्थव्यवस्था का अर्थ समझाइए। अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है, आपको यहाँ पर ही समझाना है। अर्थव्यवस्था का अर्थ देखो ना, यहाँ पर आप देख सकते हो अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था शब्द एक व्यापक अर्थ में प्रयुक्त होता है। अर्थव्यवस्था जो शब्द होता है वो किस अर्थ में प्रयुक्त होता है, व्यापक अर्थ में प्रयुक्त होता है। किस अर्थ में, व्यापक अर्थ में प्रयुक्त होता है। किसी राष्ट्र के अर्थ प्रबंधन, अर्थ का मतलब होता है धन, देश के अंदर धन का प्रबंधन होना चाहिए, किन वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है देश में, वस्तुएं कहाँ बेची जा रही है, उसका प्रबंधन किस प्रकार हो रहा है। किसी राष्ट्र के अर्थ प्रबंधन से संबंधित समस्त पहलुओं का विवेचन, अर्थव्यवस्था से संबंधित हर एक पहलू का विवेचन तथा विश्लेषण ही अर्थव्यवस्था कहलाता है। अगर आप किसी राष्ट्र के अर्थव्यवस्था से संबंधित जितने भी पहलू है, जीडीपी अपन इसका विश्लेषण करेंगे, है ना, ये सब अर्थव्यवस्था क्या कहलाता है, अर्थव्यवस्था कहलाता है। अर्थव्यवस्था का संबंध आर्थिक विकास से होता है। जिस देश की अर्थव्यवस्था अच्छी होगी, लेन देन अच्छा होगा, उन देश में चलने वाला रुपया, डॉलर, जो पैसा चल रहा है वो अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा तो देश का आर्थिक विकास अच्छे से होगा। किसी देश की प्रमुख आर्थिक समस्या हो, किसी देश की प्रमुख आर्थिक समस्या, किसी देश में गरीबी है, ये भारत देश में बहुत सारी आर्थिक समस्याएं हैं, देश में गरीबी है, कई प्रकार की समस्या है ना, किसी देश की प्रमुख आर्थिक समस्या हो, उनके कारण और आर्थिक समस्या के कौन कौन से कारण हैं, उनके समाधान के उपाय, उस आर्थिक समस्या का अपन समाधान किस प्रकार करेंगे, आर्थिक समस्या के समाधान के उपाय, सरकारी निर्णय, सरकार किस प्रकार निर्णय लेती है और उनके प्रभाव, और उस निर्णय कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, उत्पत्ति के संसाधनों का उपयोग, लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि, आर्थिक कल्याण आदि बातों का अध्ययन अर्थव्यवस्था में शामिल होता है। ये सब किस में शामिल होता है, अर्थव्यवस्था में शामिल होता है। तो अर्थव्यवस्था में अपन को ये सारी चीज का अध्ययन करना पड़ेगा। सरकार के निर्णय, उनके प्रभाव, राष्ट्रीय आय क्या होती है,
पूरे देश की इनकम क्या होती है, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय किसको बोलते हैं, है ना, सरकारी निर्णय किसको बोलते हैं और उनके कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, उत्पत्ति के साधनों के उपयोग, उत्पत्ति के जो साधन होते हैं अपन उनका उपयोग किस प्रकार करेंगे, लोगों के जीवन स्तर, आर्थिक कल्याण आदि की जो बातें होती हैं इन सब का, ये सब काय में शामिल होती है, अर्थव्यवस्था में क्या होती है, शामिल होती है। किस में शामिल होती है, अर्थव्यवस्था में शामिल होती है। ठीक है, अब अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखोगे, अगला प्रश्न यहाँ पर आपका क्या है, देखिए ना, अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवाद का मतलब होता है ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार के कंट्रोल में कुछ भी नहीं होता है ना। सरकार, अमेरिका की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी है, वहां पर जैसे कि देखो पूंजीवाद का मतलब होता है कि वहां पर निजी संपत्तियां होती है, रेलवे भी निजी व्यक्ति के हाथ में रहेगी, सब कुछ निजी व्यक्ति के हाथ में होता है, उसको हम पूंजीवादी कहेंगे, है ना। और एक होता है समाजवादी, समाजवादी का मतलब ये होता है, समाजवादी का मतलब होता है ऐसी अर्थव्यवस्था, समाजवादी का मतलब ये होता है जिस अर्थव्यवस्था में, समाजवादी का मतलब होता है कि जहां पर सब कुछ सरकार का, रूस में क्या हुआ था, पहले समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाई गई थी, मतलब कि पूरी जमीन किसके नाम पे रहेगी, सरकार के नाम पे रहेगी, तुम वहां जमीन नहीं खरीद सकते, पूरी संपत्ति किसकी रहेगी, सरकार की रहेगी। लेकिन पूंजीवाद में सरकार हस्तक्षेप नहीं करती, है ना। ठीक है, जैसे कि अभी भारत देश में पेट्रोल पंप किसका है, सरकार का है। अगर सरकार पेट्रोल पंप किसी मुकेश अंबानी को बेच दे, है ना, तो वो हो जाएगी निजी हाथ, मतलब वो पूंजीवादी कहलाएगा। पहले भारत देश में रेलवे किसका था, सरकार का था, लेकिन अब सरकार, रेलवे अडानी को बेच दिया गया है। भारत देश में पूंजीवाद आ रहा है, क्या आ रहा है, पूंजीवाद आ रहा है। अभी सरकारी स्कूल में तुम पढ़ ले रहे हो, फिर जब पूंजीवाद आएगा तो तुम सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ पाओगे, है ना, कि ऐसा रहेगा। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से हमारा अभिप्राय उस अर्थव्यवस्था से है जिसमें राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से हमारा अभिप्राय क्या होता है, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें राज्य का कोई हस्तक्षेप ना हो, मतलब राज्य किसी प्रकार का हस्तक्षेप करेगा क्या, नहीं करेगा, सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, है ना। और पूरा का पूरी जो शक्ति होती है वो बाजार पर छोड़ दिया जाता है ना। अभी सरकार क्या करती है, 2 रुपये किलो में गेहूं बेच रही है, मतलब समाजवादी अर्थव्यवस्था है। पूंजीवाद में क्या होगा, गेहूं के रेट सरकार तय नहीं करेगी, बल्कि मार्केट खुद तय करेगा। मार्केट में अगर गेहूं ज़्यादा रहेगा तो उसके रेट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और मार्केट में गेहूं कमी हो गई तो रेट क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। ये कहाँ मांग और पूर्ति कहाँ में तय होता है, पूंजीवाद में तय होता है। ठीक है ना, बाजार की शक्ति पर छोड़ देते हैं। इससे हम स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं। पूंजीवादी व्यवस्था को हम क्या कह सकते हैं, स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं, जिसमें एक तरफ तो उपभोक्ता की सार्वभौमिकता रहती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, एक तरफ उपभोक्ता की सार्वभौमिकता रहती है और दूसरी तरफ उत्पादों की भी पूरी स्वतंत्रता रहती है। और दूसरी तरफ क्या होता है, जो उत्पाद होते हैं, जो प्रोडक्ट होते हैं, उसकी भी पूरी क्या रहती है, स्वतंत्रता रहती है। उत्पादों की क्या रहती है, पूरी की पूरी स्वतंत्रता रहती है। उपभोक्ता की इच्छा तथा कीमत तंत्र द्वारा उत्पाद का पैमाना, उपभोक्ता की इच्छा, उपभोक्ता की इच्छा क्या है, उपभोक्ता कौन सी वस्तु खरीदना चाह रहा है, तथा कीमत तंत्र, और कीमत का तंत्र क्या है, महंगाई जो हो रही है, कीमत जो बढ़ रही है, उसका तंत्र क्या है, उस तंत्र के द्वारा उत्पादन का पैमाना, उत्पादन का पैमाना, उत्पादन की किस्म तथा उत्पादन की रीति तय होती है। क्या तय होती है, उत्पादन की रीति तय होती है। आर्थिक निर्णय तथा व्यावसायिक संगठन में सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। जितने प्रकार के आर्थिक निर्णय होते हैं और जो व्यावसायिक संगठन होते हैं उसमें सरकार किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करती है। व्यक्तिगत उत्पादों, है ना, यहाँ पर देखोगे आप, है ना, यहाँ पर देखोगे व्यक्तिगत उत्पादों द्वारा उत्पादन संबंधी निर्णय लिए जाते हैं। जो व्यक्तिगत उत्पाद होते हैं, व्यक्तिगत उत्पादों के द्वारा क्या होते हैं, उत्पादन संबंधी क्या लिए जाते हैं, निर्णय लिए जाते हैं। आदमी तय करेगा कि हमको क्या बनाना है और क्या बेचना है। अभी सरकार डिसाइड करती है कि हम स्कूल बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, लेकिन पूंजीवाद में क्या होता है, सरकार कुछ नहीं बनाती है, अपने को बनाना पड़ेगा। बिजनेसमैन लोग दिमाग लगाते हैं यार कि मार्केट में इस चीज़ की डिमांड है, चलो अपन इसको कंपनी में बनाएंगे और बेच करके पैसे कमाएंगे। पूंजीवाद में सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करती है, सब कुछ किसके हाथ में होता है, आम आदमी के हाथ में होता है, व्यक्ति के हाथों में होता है। सब कुछ किसके हाथ में होता है, व्यक्ति के हाथों में होता है। ठीक है,
अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखोगे, अगला प्रश्न आप यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपको यहाँ पर इसको रट लीजिए, इस प्रश्न को आप याद कर लीजिए, ये प्रश्न पेपर में आना ही आना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्या है आपका यहाँ पर ये प्रश्न है। आपका प्रश्न यहाँ पर ये है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है। जो अर्थव्यवस्था होती है, अर्थव्यवस्था किसी भी देश की अर्थव्यवस्था होती है, उस अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या होती है, यहाँ पर आपको ये यहाँ पर देखना, ठीक है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है, ठीक है। किसी केंद्रीय समस्या, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है। विकास के लिए प्रत्येक अर्थव्यवस्था को कुछ बुनियादी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर हम अपने देश का विकास चाह रहे हैं, अगर हम अपने देश का विकास चाह रहे हैं, तो विकास करने के लिए, किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट होने के लिए अर्थव्यवस्था जो होती है उसको कुछ बुनियादी समस्या का सामना करना पड़ता है ना। हर देश को सामना करना पड़ता है। कि पहली समस्या क्या होती है मालूम है, देश के सामने पहली समस्या होती है कि किस वस्तु का हम उत्पादन करें। दूसरा, अब हमने वैक्सीन का उत्पादन तो कर दिए, हमने देख लिया हाँ यार महामारी फैली कोरोना वायरस, तो सरकार मोदी ने बोला कि हाँ यार वैक्सीन का उत्पादन करना चाहिए, तो वैक्सीन का उत्पादन कर लिए। अब उस वैक्सीन को उसका कीमत तय क्या तय किया जाए, फिर उसको फिर लोगों तक पहुंचाया कैसे जाए। ये अर्थव्यवस्था की समस्या होती है किसी भी देश में, है ना कि नहीं। तो देखिए है ना, अर्थात कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ते हैं जिन्हें अर्थव्यवस्था के कार्य की संज्ञा दी जा सकती है। इन्हें ही हम अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कहते हैं। इसको अपन क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कह सकते हैं। प्रोफेसर सैमुअल्सन के अनुसार, किसके अनुसार, प्रोफेसर सैमुअल्सन के अनुसार ये समस्याएं निम्न होती है। अर्थव्यवस्था की समस्याएं निम्न होती है। देखो, पहले अर्थव्यवस्था की पहली समस्या होती है किन वस्तुओं का कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। कौन सी वस्तु का उत्पादन करें, देश में क्या उत्पादन करें। क्या हम रोटी बना के गरीबों को दें, या हम दवाई का उत्पादन करें, या फिर हम वैक्सीन का उत्पादन करें। हम किसका उत्पादन करें यार, हम क्या चीज़ बनाएं। हमारे पास जो पैसा, उस पैसा को हम कहाँ लगाएं, क्या हम रोड बनाएं, क्या बनाएं, है ना। किस वस्तु का उत्पादन किया जाए, ठीक है। और है ना, अर्थात क्या क्या उत्पादन किया जाए, ठीक है। और कितनी मात्रा में उत्पादन करें। वैक्सीन का उत्पादन करना तो, लेकिन कितनी मात्रा में उत्पादन करना है, ये पहली समस्या होती है, ठीक है। जितना समझा रहा हो उतना घर पे आकर रट लेना। अगले महीने में पेपर है, पढ़ोगे नहीं निपट जाओगे, पहली बोल दे रहा फेल हो जाओगे। और पढ़ोगे तो अच्छे से अच्छे नंबर आ जाएंगे, मेहनत से पढ़ो बिल्कुल, ठीक है। तो पहली समस्या क्या होती है, किन वस्तु का उत्पादन किया जाए। अब देखिए दूसरी समस्या यहां पर क्या होती है। दूसरी समस्या यहां पर होती है उनका उत्पादन किस प्रकार किया जाए। अब जो वस्तु का हम उत्पादन कर रहे हैं, उन वस्तु का उत्पादन किस प्रकार किया जाए। जो वस्तु का हम उत्पादन कर रहे हैं, उन वस्तु का उत्पादन किस प्रकार करें, या फिर कैसे करें हम उन वस्तु का उत्पादन, है ना। वस्तु का उत्पादन किस प्रकार किया जाए या फिर कैसे किया जाए। किसका उत्पादन, उन वस्तुओं का उत्पादन किस प्रकार किया जाए, कैसे किया जाए। तीसरा, कैसे करें, मशीन से करें या लोगों के माध्यम से करवाए, किस प्रकार हम उत्पादन करें। तीसरा, वस्तु का उत्पादन किन के लिए करें, मतलब कि उत्पादन का वितरण कैसे करें। गरीब लोग को फ्री बांटे कि अमीर लोग को बांटे, किसको बांटे किसको ना बांटे, है ना। तो पहली समस्या होती है किन वस्तु का उत्पादन करा जाए, कितनी मात्रा में करा जाए। दूसरी होती है उनका उत्पादन किस प्रकार किया जाए, मशीन से करे या फिर लोगों से हाथ से काम करवा करे। और अगली होती है वस्तु का उत्पादन करने के लिए, वस्तुओं का उत्पादन किन के लिए करना चाहिए, मतलब उत्पादों का वितरण कैसे करें। हम जो उत्पादन करें उसको हम बांटे कैसे, किस प्रकार हम उस उत्पादन को हम बांटे। वो जो हमने उत्पादन जो कर लिए, उन उत्पादन को हम बांटे किस प्रकार, ठीक है। किस प्रकार बांटा जाना चाहिए, ठीक है। अब अगला प्रश्न यहां पर देखो, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न यहां पर आपका है, समाजवादी या केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं या केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। समाजवादी या केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं या केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। यहाँ पर इस प्रश्न को यहाँ पर हम उत्तर यहाँ पर हम इसका जानेंगे। देखो ना, समाजवादी या केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो देखो, समाजवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी आर्थिक प्रणाली होती है जिस पूंजीवाद में क्या होता है, सब कुछ किसके हाथ में होता है, आम आदमी के हाथ में होता है। सरकार को, अमेरिका पूंजीवाद के आधार पर चलता है। अमेरिका किसके आधार पर चलता है, अमेरिका जो है वो पूंजीवाद के आधार पर चलता है। कौन गुलाब,
देखो ना, ठीक है। समाज देखो देखो पूंजीवाद में क्या होता है, सब कुछ किसके कंट्रोल में होता है? आम आदमी कंट्रोल में होता है। अमेरिका पूंजीवाद पे है, तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप, बिल गेट्स बड़े बड़े अरबपति रहते, पूरा देश जी चलाते हैं। और रूस में सब कुछ किसके अंडर में होता है? सरकार के। तो जिसमें सब कुछ सरकार के अंडर में होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? समाजवाद कहते हैं। लेकिन भारत में क्या, भारत में मिश्रित है, पूंजीवाद भी रहेगा, तुम जमीन भी खरीद सकते हो और सरकारी स्कूल भी मिल जाएंगे। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई है ना, पूंजीवाद भी और ये वाली भी, है ना। तो देखो ना, पूंजी समाजवादी या केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर व्यक्तित्व स्वामित्व के स्थान पर, मतलब व्यक्ति का नहीं होता, उसके स्थान पर समाज का पूरा नियंत्रण होता है। समाज मतलब सरकार का पूरा स्वामित्व, पूरा नियंत्रण होता है। उपयोग, उत्पादन, किसका उत्पादन करना है, वस्तु का उपयोग कैसे करना है, 2 रुपये किलो में किसको गेहूं फ्री में बांटना है, मूल्य, वस्तु का मूल्य क्या रखना है, साधनों का मूल्य कितना रखना है, ये सारे के सारे निर्णय कौन करती है? सरकार करती है, सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। सरकार का उद्देश्य समाज के लाभों को अधिकतम करना। सरकार इसलिए करती है, जब वैक्सीन पूंजी हाथों में नहीं दी गई है, बल्कि सरकार ने खुद उत्पादन करी है और हर व्यक्ति को बराबर बराबर लगाई है। अमीर है, गरीब है, सबको एक तरफ से लगे। समाजवाद में अमीरी गरीबी कुछ नहीं देखी जाती, सबको बराबर बराबर मिलता है। लड्डू कटेगा, कद्दू कटेगा, सब में बराबर बराबर बटेगा समाजवाद में। और पूंजीवाद में क्या होता है, जिसके पास पैसा होगा वो पूरा पूरा लड्डू लेके चला जाएगा, है ना कि नहीं? ठीक है। सरकार का उद्देश्य समाज के लाभ को अधिकतम करना है, अतः वस्तुओं का उत्पादन समाज के हितों को ध्यान में रख करके किया जाता है। समाजवाद में क्या होता है? समाजवाद में वस्तु का जो उत्पादन होता है समाज के हितों को ध्यान में रख करके किया जाता है। तो कौन से प्रश्न हो गए आपके? 2 नंबर वाले क्या हो गए प्रश्न हो गए। अब 3 नंबर वाले प्रश्न मैं आपको कल समझाऊंगा, कल अच्छे से पढ़ेंगे बारीकी से ना।